हेलो एंड वेलकम बैक। आप लोगों को पता होगा कि मेरा लिखा हुआ नेताजी का नया बायोग्राफी मार्केट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आप लोग प्री ऑर्डर कर रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू। वैसे नेताजी के बारे में जब हम बात करते हैं, उनसे सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका सैक्रिफाइस, उनका आइडियलिज्म, उनका नेशनलिज्म, उनका जो पैशन था इंडिया को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आज मैं आपके सामने ऐसे दो उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के बारे में बात करूंगा जिनसे हमारे यंग जनरेशन, खास करके स्टूडेंट्स को शायद सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस एंड वी डू नीड योर सपोर्ट, तो नीचे जो यूपीआई आईडी दिया हुआ है उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेल, बैक टू द टॉपिक। सो नेताजी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। शायद 3-4 वॉल्यूम, मोटे मोटे वॉल्यूम भी कम पड़ जाए। बट आज मैं खास करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए काम आएगा। हमें अक्सर ये देखने को मिलता है, ये पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि द स्टूडेंट्स आर अंडर डिप्रेशन, द यंग पीपल दे आर डिप्रेस्ड एंड मेनी ऑफ देम आर कमिटिंग सुइसाइड्स। तो बहुत ही बुरा लगता है ये सुन के, ये पढ़ के। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नेताजी की लाइफ को देखें, कीपिंग असाइड ऑल हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कीपिंग असाइड ऑल हिज अदर एक्टिविटीज, जस्ट एज अ मैन अगर हम उनकी जिंदगी को देखें, तो मेरे ख्याल से देयर आर टू सच बिग लेसन्स जो हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। क्या है ये दोनों चीजें? एक है मेटिकुलस प्लानिंग और दूसरी चीज है एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सुभाष बोस के बचपन से हमें देखने को मिलता है। When he was only youngster of 18 years, he wrote to one of his closest friends कि आइडियल कैसे होना चाहिए, हम अपने आप को आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसे बनाए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था जो उन्होंने मेंशन किया था उस लेटर में। एक था एम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट, दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट और तीसरा था प्रॉफिट ऑफ द फ्यूचर। मतलब ये है कि हमारा जो पास्ट है, जो लेगेसी है, जो हेरिटेज है, हमें उनमें रूटेड रहना चाहिए। दूसरा चीज था इतिहास में जाके वर्तमान को भूल नहीं जाना चाहिए। वी शुड बी अपडेटेड, अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस इन द करंट वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, एंड वी शुड बी नॉलेजेबल अबाउट इट। तीसरा था ये पास्ट और प्रेजेंट, इन दोनों को कंबाइन करके, इसका नॉलेज लेके, इसके सहारे वी शुड मेक आवरसेल्व्स कैपेबल ऑफ हैविंग अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड व्यू ऑफ द फ्यूचर कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या हो सकता है आगे चल के। ये था 18 साल का एक लड़के का सोच। तो ये प्लानिंग की बात जब आते हैं, ऑफ कोर्स इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्लान मेटिकुलसली फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, but when you are planning, when you are aiming to achieve something big, you are taking some big task, then it's very important to have a proper planning to be successful. और सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में ये देखने को पूरी जिंदगी भर ये देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 1921 में वो कैम्ब्रिज में थे, आईसीएस के लिए पढ़ाई करने गए थे। आईसीएस तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उनका ये एम था कि देश में वापस आके टू वर्क फॉर द कंट्री, टू वर्क फॉर बिल्डिंग द नेशन। तो उन्होंने उस टाइम पे जो बंगाल के सबसे बड़े लीडर थे कांग्रेस के, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, उनको एक खत लिखा। एंड दैट वाज, ही रोट इट इन February 1921। ही वाज जस्ट 24 years old। और उसमें, उस खत में ही गेव अ प्रॉपर प्लानिंग कि कांग्रेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस का एक फुल टाइम, एक परमानेंट रिसर्च स्टाफ होना चाहिए, एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक परमानेंट हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। पॉलिसी गैप्स क्या है, उस टाइम पे जो बर्निंग इश्यूज थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो,
या मॉनिटरी पॉलिसीज हो जिसमें कांग्रेस का कोई व्यूज नहीं था, उसमें भी रिसर्च करके कांग्रेस शुड फ्रेम प्रॉपर पॉलिसीज। तो एक 24 साल का लड़का कैम्ब्रिज से देश के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स, उनको चिट्ठी में ये अपना प्लान दे रहे हैं। आप इसको एरोगेंस कह सकते हैं, आप इसको प्रिजम्पचुअस कह सकते हैं, बट दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। ही ऑलवेज हैड अ प्रॉपर प्लान, ही ऑलवेज हैड अ विजन। बिना सोचे बिना समझे इम्पल्सिवली कोई काम वो करते नहीं थे। और यही जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट जो हमें उनकी यूथ में देखने को मिलता है, उनके चाइल्डहुड में देखने को मिलता है, आगे चल के भी यही देखने को मिलता है। जब वो देश छोड़ के निकल गए 1941 के जनवरी में, कलकत्ता से चले गए बाहर देश में जाके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो पहुंचे, जब काबुल में पहुंचे और इटालियन जो एम्बेसडर थे काबुल में, पेट्रो क्वारनी से मिलके उन्होंने जब अपना प्लान बताया, क्वारनी वाज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने अपने देश में, रोम में अपनी सरकार को लिखा कि 1 साल पहले जब इंग्लैंड वाज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, अगर उस टाइम पे हमें बोस का ये प्लान और ये ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, पर अभी भी कर सकते हैं। यही प्लान लेके वो पहुंचे, इसको डेवलप किए। जर्मनी में, बर्लिन में जब पहुंचे, वहां पे जाके आसान नहीं था, वहां जाके आसान नहीं था कि बस मैं पहुंच गया और कुछ ना कुछ हो जाएगा। ही डिडंट लीव एनीथिंग टू चांस, ही वाज प्रिपेयर्ड विथ हिज प्लान। जब पहुंच रहे हैं, जब हेल्प मांग रहे हैं दूसरे किसी देश से, तो उनको अपना प्लान, सॉलिड प्लान भी दिखा रहे हैं कि ये करना चाहिए, ABCD 1 2 3 4 ये सारे करना चाहिए। पहले वो जाके मिलते हैं अर्नस्ट वॉरमैन से। वॉरमैन वाज अ जूनियर ऑफिसर इन द फॉरेन मिनिस्ट्री। तो वॉरमैन अगर गो हेड देते हैं तभी वो हायर ऑफिशियल से मिलेंगे, तो वॉरमैन को भी इंप्रेस करते हैं पहले मीटिंग में। उसके बाद जाके मिलते हैं फॉरेन मिनिस्टर रिबेनट्रॉप से। रिबेनट्रॉप को भी अपना पूरा प्लान बताते हैं। तो पूरा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जर्मन गवर्नमेंट है उस टाइम पे, नाजी गवर्नमेंट, विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल गवर्नमेंट, वो ऐसे ही किसी का मदद नहीं करेंगे। वो उनको भी दिखना चाहिए, ज़रूरी था उनके लिए कि उनके सामने जो प्लान रखा जा रहा है उसमें दम हो। तो सुभाष के पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं, बट ही हैड प्लान्ड इट ऑल अलोंग। तो ये प्लान लेकर ही उन्होंने पूरे जर्मन गवर्नमेंट को इम्प्रेस किया। ही गॉट ऑल देयर हेल्प। जब जापान में पहुंचे तब प्राइम मिनिस्टर तोजो उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल, बहुत कोशिश के बाद एक मीटिंग जब मिला, ऑल ही वांटेड वाज अ फ्यू मिनट्स विद तोजो, और उसी चंद मिनटों में उन्होंने तोजो को इतना इम्प्रेस किया अपने प्लान से, अपनी पैशन से, कि तोजो वाज रेडी टू मीट विथ हिम अगेन विद इन द नेक्स्ट 3-4 days, पूरे ऑफिसर्स के साथ, अपने कैबिनेट के साथ, एंड टू गिव हिम द फुल गो अहेड व्हाट एवर ही आस्क्ड फॉर, ब्लैंक चेक। तो ये प्लानिंग जो था, यही प्लानिंग उनके काम आया पूरी जिंदगी भर। ही वॉज प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम, ही वॉज प्रिपेयर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई बड़ा काम लेने का सोच रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर इट। तो भगवान जी, गुमनामी बाबा, इस संदर्भ में उनका एक बात मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि वो कहते थे, उनका ये मानना था, उनकी चिट्ठियों से हमें ये पढ़ने को मिला है कि सिर्फ एक प्लान होना काफ़ी नहीं है। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि वो प्लान फेल हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि वो प्लान अगर फेल हो गया तो आप क्या करेंगे। तो है, दिस वॉज सुभाष चंद्र बोस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक इज हेल्पफुल टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। दूसरा जो था कैरेक्टरिस्टिक, वो था एडेप्टेशन और रेजिलियंस, टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आते हैं जब हमें लगता है दैट वी हैव हिट अ डेड एंड, आगे और कुछ नहीं है, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वी फील हेल्पलेस, we feel hopeless, and then we tend to give up, and that is a very sad situation. It's not easy to get out of it, but here is a man जिनसे हमें ये सीखने को मिल सकता है ऐसी हालातों का कैसे मुकाबला किया जा सकता है। So whenever he faced certain dead end situations, he would reinvent himself, he would innovate, he would bring up
न्यू सॉल्यूशंस. ही वुड नेवर गिव अप. कभी हाल नहीं छोड़ने वाला इंसान थे वो. जो भी क्राइसिस सामने आता था, जिससे लगता था कि इसके आगे और कुछ हो नहीं सकता, तभी वो नया कुछ लेके सामने आ जाते थे. और इस प्रिंसिपल पे नेताजी का लाइफ खास करके इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर ये होता रहा है. हम कंप्लेन करते हैं आज की जिंदगी में, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, वी आर नॉट गेटिंग दिस, वी आर नॉट बीइंग एबल टू डू दिस एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वी टेंड टू गिव अप सो इजीली. पर सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी अगर आप देखेंगे, ऐसी डेड एंड सिचुएशंस भरा हुआ है. One of the earliest examples when this situation came up was when he was rusticated from the Presidency College in 1916. एक 19 साल का लड़का, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया है, सामने कोई फ्यूचर नहीं है. So he doesn't give up. He goes back home, he goes back to Cuttack, takes up social work, he organizes people around him, लोगों को जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेवा में लग गए और कोशिश करते रहे, चलाते रहे कोशिश कि उनको दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. तो ऐसे कोशिश करने के बाद ही उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिर एडमिशन मिला और एंड ही एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स देयर. तो जिंदगी वहाँ पे खत्म नहीं हो गई. ही डिडंट गिव अप. ही कुड हैव गिवन अप. आई मीन, just taken it easy. I mean, coming from a very rich family and coming from an aristocratic family, he could have taken the attitude कि okay, मेरे पास तो फॉल बैक करने के लिए मेरे फैमिली वेल्थ है एंड लग्जरी है, तो आई विल जस्ट while away time. He could have taken that attitude or he could have gone into depression कि सब कुछ खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ. He kept fighting, he kept struggling and he found his way out. फिर जब 1919 के एंड में वो इंग्लैंड पहुंचे और 1920 में ICS एग्जाम में बैठे, उनको बस 8 महीना मिला, only 8 months to prepare for the ICS एग्जाम. अब ऐसी कोई मजबूरी तो था नहीं कि ICS में पास करना ही है, but it was a question of his own determination, his image, his prestige, and he worked hard for it. और सिर्फ 8 महीने किसी भी तरह पढ़ाई करके along with his coursework ICS के लिए प्रिपेयर होके he came out 4th in the ICS, which is a very big deal. तो ये था, this was an example of adaptation, of resilience. एक नए सिचुएशन में उनको डाल दिया गया. वहां पे instead of giving up, instead of getting lost, he takes control of himself, he takes charge of himself and he excels in life. वापस जाओ आए देश में 1924 साल में चित्तरंजन दास सुभाष को कलकत्ता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देते हैं. अगेन अ यंग बॉय ऑफ 27 years. तो एज अ CEO उनके पास ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ना कोई गाइडेंस है एज सच क्या करना चाहिए, बट ही गेट्स इनटू द जॉब इन सच अ मैनर. और इतने सारे, ही गॉट 6 months टू वर्क एज अ CEO ऑफ द कलकत्ता कॉरपोरेशन. और उसी 6 महीने में इतने सारे रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. मार्केट के रिफॉर्म्स, प्राइमरी एजुकेशन के रिफॉर्म्स, रोड्स के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के, इतने सारे इकट्ठा उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए दैट पीपल स्टिल रिमेंबर द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वाज डन इन दो 6 months. उसके बाद अक्टूबर में, अप्रैल में, 1924 के अप्रैल में वो CEO बने. अक्टूबर में उनको जेल में डाल दिया गया. ही वॉज थ्रोन इन टू द जेल इन 1924 October month. And from Alipur jail, he was taken to Baharampur jail. From Baharampur jail, he was taken to the Burmese prisons, to Mandalay and then to Rangoon. अब खास बात यह है इस जेल टर्म की, it was not a sentence of 6 months or 1 year or 2 years. He was not given a definite term. There was no trial. He was put into jail without trial. तो किसी को मालूम नहीं था कि वो कब बाहर आएंगे जेल से, या फिर बाहर आएंगे भी या नहीं, वो भी पता नहीं था. So that was another example of a dead end. But what did he do? In the prison, he started reorganizing his mind. अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया. बहुत सारे पढ़ाई किए बैठ के, अपनी पॉलिटिक्स के, सोशियोलॉजी के, म्यूनिसिपल अफेयर्स के, इन स्पिरिचुअलिटी. ही वेंट डीप इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. तंत्र के बहुत सारे किताबें पढ़े, प्रैक्टिस तंत्र साधना शुरू किए. तो ये ही वाज
preparing himself. He was preparing himself as if he knew that he will come out sometime or the other. So he didn't give up. Again, it was a dead end, but he didn't give up. What he did, उस टाइम को यूटिलाइज किया जब सब कुछ अंधेरा लग रहा है, सब कुछ खत्म लग रहा है। उस 3 साल तक जब किसी को पता नहीं था कब बाहर आएंगे या नहीं, उस टाइम को यूटिलाइज किया उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये एटीट्यूड की बात है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। और ऐसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम जिनकी जिंदगी एक मिसाल है ऐसी एटीट्यूड के लिए। और सेम सिचुएशन रिपीट हुआ 1933 में जब उनको यूरोप में भेज दिया गया एग्जाइल में। वापस आने का कोई परमिशन ही नहीं था, पता भी नहीं था कब आएंगे वापस। तो यूरोप में गए, वहाँ पूरे यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में सारे देश घूमे। वहाँ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, सारे जगह पे घूमे। वो सारे देशों में घूमे। रशिया भी जाना चाहते थे पर वो मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि रशिया से परमिशन नहीं मिला। इंग्लैंड जाना चाह रहे थे पर इंग्लैंड की सरकार ने मना कर दिया। तो ये सारे देश में घूम के अपने आप को एस्टेब्लिश किया एज एन एम्बेसडर इन एग्जाइल, एज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ मॉडर्न इंडिया। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, बायलैटरल रिलेशंस इनकरेज करते हुए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज किया, सेटअप किया, स्टूडेंट्स के साथ मैसिवली इंटरेक्ट किया। इन जो देश में गए, सारे देश में टॉप गवर्नमेंट लीडर्स, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग किए। जितने सारे बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे, ऑल द मेजर सिटीज, बर्लिन, रोम एक्सेट्रा, जहाँ भी गए, वॉर्सो, जहाँ भी गए, उनके म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसे काम करते हैं वहाँ पे पूरा डिटेल्ड नोट्स लिए। वो नोट्स उन्होंने शेयर किया कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, सो दैट द कलकत्ता कॉर्पोरेशन कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दोज म्यूनिसिपैलिटीज विच वर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। तो ये टाइम भी उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया। और क्या किया, वहाँ पे अपना जो इलनेस था उसके ट्रीटमेंट तो था ही, वो तो ट्रीटमेंट करना ही था, तो उन्होंने वो किया। बट ही रोट अ फैबुलस बुक, द इंडियन स्ट्रगल। उसी टाइम को यूटिलाइज करके अपना किताब भी लिखे। एंड व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज जस्ट नॉट रेडी टू लेट हिम कम बैक टू इंडिया, he defied them. He defied them. He made his decision. What was he to do? He was stuck there and the government was not ready. The British government was not ready to let him come back to his country. So he defied. He said, you do whatever you have to do. I am coming back to my country. So he defied the British government and came back to India in 1936. He was again thrown into jail. But then with all the movement going on, with all the public pressure building up around him, he was released later. He was released and then he became the Congress president. तो चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्राइसिस, ये सब यूटिलाइज कर रहे थे। एक के बाद एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, बट एक दो और दूंगा और आज की एपिसोड खत्म करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इसके बाद सबसे बड़ा क्राइसिस जो आया, एंड विच वॉज परहैप्स द बिगेस्ट क्राइसिस इन हिज लाइफ, बिकॉज इट वॉज नॉट कमिंग, द चैलेंज, द रोड ब्लॉक, the deadlock was not coming only from the British government, the British administration, but from his own countrymen. 1939-1940 में जब वो कांग्रेस से निकाले गए, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक लेके आगे बढ़ रहे थे, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम प्रीच कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रोग्राम को एस्टेब्लिश कर रहे थे टू obtain freedom, to achieve freedom, and he was in a big conflict with the Gandhian leadership in the Congress. He was trying out various possibilities. And he was trying alliance with the Hindu Mahasabha, he was trying an alliance with the Muslim League, and basically he was trying to bring various opinions on the same platform. But 1940 के जुलाई में he was again thrown back into prison. और इस वक्त the World War had started and there was no chance that as long as the war continued, he would be allowed to come out of the jail. तो उनके पास फिर से रास्ता बंद हो गया। उस सिचुएशन में बैठ के उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग करके, अगेन प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग ये पॉसिबल नहीं होता, प्लानिंग करके वो देश के बाहर चले गए। सो व्हेन एवरीथिंग सीम्ड लाइक अ डेड एंड, व्हेन द कांग्रेस वाज अगेंस्ट हिम,
the Hindu Mahasabha, the Muslim League, the Communist Party, all seemed to be against him. Only he was trying to build an opposition, an alternative, not an opposition really, but an alternative to the Gandhian Congress and all other political parties. And he was being very successful at that. उस टाइम पे जेल में डाल दिए गए, तो वहां से निकलने का कोई रास्ता था नहीं, तो he created a situation where he compelled the British government, the Bengal government, to put him under house arrest, and from there he left the country and reached Germany. जर्मनी में पूरा काम करने के बाद जर्मनी में पहुंचे 1941 के अप्रैल में। 1941 के अप्रैल से पहुंचने के बाद 1941 के अप्रैल में जर्मनी पहुंचने के बाद जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर इन्वेजन कर दिया, then he was very disappointed and he saw that his plans were not working out. He was not getting exactly the kind of support that he needed from the German government or the Axis powers. So he saw that he was wasting his time there. तो वहीं से फिर से उन्होंने कोशिश शुरू कर दिया to move out of Germany and Italy, to move out of Europe basically. He wanted to move out of another deadlock situation. तो वहां से निकल के गए जापान। तो वो डेडलॉक खत्म करके he never gave up. As you can see again and again, he never gave up. वहां से जापान पहुंचे। जापान में जाके जो करना चाह रहे थे, अब एक आज़ाद हिंद सरकार बनाया, आज़ाद हिंद फौज बनाए, जो जंग में शामिल हुआ, जो इम्फाल कैंपेन, कोहिमा कैंपेन में शामिल हुआ, एंड इट हैड मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में जितने सारे इंडियंस थे सबको ऑर्गेनाइज किया, एंड ही क्रिएटेड अ मैसिव मूवमेंट देयर। बट वही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब जापान सरेंडर्ड, देन अगेन एवरीथिंग सीम्स टू हैव come to an end. And that was apparently, for anybody in that situation, it would be the end. But we are talking about Subhash Bose, we are talking about Netaji. He was never the one to give up. Even in that situation, he had planned for something else. और वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए he disappeared from the Southeast Asian theater. So that, my friends, is Subhash Chandra Bose. And these are the two key characteristic traits of him from which we can learn a lot. These are things that we need to imbibe apart from everything else about him. I hope you liked today's discussion. Again, I will remind you, if you want to support our campaign, if you want to support this channel, please feel free to contribute through the UPI ID mentioned in the ticker. And I will see you soon again. Thank you for being here today. Jai Hind.